Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. हेलो गाइस, सभी का स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर चल रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट बन चुका है, तो आप पहले उस 2 वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा और उस दोनों ही वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब होता है कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन को ही बोलते हैं डेमोग्राफी। तो वो हम लोग देखने वाले हैं कि कॉलोनियल रूल के दौरान पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा था। वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन था ब्रिटिश के दौरान, वो उसका सेंसस सबसे फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1881 में। Though suffering from certain limitation, it revealed the unevenness in India's population growth। क्योंकि भले ही उस सेंसस में काफ़ी सारे लिमिटेशन थे, काफ़ी सारी खामियां थी, लेकिन वो सेंसस रिवील कर दिया जो अनइवेननेस था, असमानता था इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ में। सब्सिक्वेंटली उसके बाद हमें एवरी 10 ईयर्स सच सेंसस ऑपरेशंस वर कैरीड आउट। उसके बाद 1881 के बाद हर 10 साल पे आपका सेंसस कंडक्ट होने लगा। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, और आपको पता है 2011 में जनगणना हुआ था और अभी कब होने वाला है? 2021 में होगा फिर से सेंसस। तो आपको यहाँ पर एक वर्ड मार्क करना होगा, यहाँ पर एक ये जो सेंटेंस है ये आपको अंडरलाइन करना है कि फर्स्ट सेंसस इन ब्रिटिश इंडिया वॉज डन इन 1881। ये क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में, पूछा जाएगा कि आपसे पहला बार सेंसस कब हुआ था, तो आपको लिखना है 1881। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे जो ईयर है 1921, ये इंडियन का पॉपुलेशन ग्रोथ में एक काफ़ी फेमस ईयर है। बोला जाता है कि 1921 के पहले इंडिया एक स्टेज में था जिसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय डेमोग्राफर फ्रैंक नोटेस्टेन इन 1945 टू डिस्क्राइब द टिपिकल पैटर्न ऑफ फॉलिंग डेथ एंड बर्थ रेट इन रिस्पॉन्स टू बेटर लिविंग कंडीशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये एक जाने माने डेमोग्राफर थे, इन्होंने बताया, डिस्क्राइब किया कि कैसे बर्थ रेट और डेथ रेट चेंज होता है लिविंग कंडीशन के चेंज होने से। और लिविंग कंडीशन चेंज कब होता है? जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इन्होंने ये संबंध दिखाया दोनों में। नोटेस्टेन आइडेंटिफाइड 3 फेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इनके हिसाब से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का 3 फेज होता है और ये आपको याद कर लेना है। तीनों फेज है, पहला फेज है प्री इंडस्ट्रियल, दूसरा फेज है डेवलपिंग एंड थर्ड फेज है आपका मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। लेटर अनदर फेज पोस्ट इंडस्ट्रियल वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड, और बाद में चौथा फेज भी इंक्लूड कर लिया गया जो कि है पोस्ट इंडस्ट्रियल। तो पहला है प्री इंडस्ट्रियल, दूसरा है डेवलपिंग, तीसरा है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड और चौथा है पोस्ट इंडस्ट्रियल। अब आते हैं फिर से उस पर। तो लिखा हुआ है कि 1921 के पहले इंडिया क्या था? फर्स्ट स्टेज में था। फर्स्ट स्टेज बोलने का मतलब है कि प्री इंडस्ट्रियल फेज में था। द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921, और इंडिया 1921 के बाद सेकेंड स्टेज में चला गया जो कि था डेवलपिंग स्टेज में। However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high। और उस समय में ना ही टोटल पॉपुलेशन और ना ही रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, दोनों में से कोई भी ज़्यादा हाई नहीं था। इसका रीज़न ये था कि उस समय में बर्थ रेट तो हाई था ही, लेकिन साथ ही साथ डेथ रेट भी हाई था, मतलब मरने का दर भी ज़्यादा था, इसलिए पॉपुलेशन उतना तेज़ गति से इंक्रीज नहीं हो पा रहा था। फिर आगे देखते हैं। द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर ऑल्सो नॉट क्वाइट इनकरेजिंग। और बाकी जो इंडिकेटर्स है, जैसे कि कुछ इंडिकेटर्स होता है वो दिखाते हैं कि देश कितना डेवलप्ड है। वो इंडिकेटर में से कुछ पहला है, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। पहला इंडिकेटर होता है लिटरेसी लेवल, दूसरा इंडिकेटर होता है आपका मोर्टेलिटी रेट, और मोर्टेलिटी रेट में से भी खासकर से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
ये सब क्या है, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर है। और अगला इंडिकेटर है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी एक इंडिकेटर है। तो ये सब दिखाता है कि देश कितना डेवलप्ड है। तो चलिए सबके बारे में डिटेल में देखते हैं। और इससे पहले अभी तक हम लोग दो ईयर याद करके रखे हैं। पहला ईयर तो 1881 है, जब फर्स्ट सेंसस हुआ था ब्रिटिश इंडिया में। और दूसरा ईयर है आपका 1921। यही ईयर जो है वो मार्क करता है जब इंडिया का फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जब इंडिया आया था। तो कौन से ईयर में आया था वो, 1921 में। तो ये सेकेंड पैरा देखते हैं। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%। बोला जा रहा है कि साक्षरता दर वो सिर्फ क्या था, लेस देन 16% था। इसका मतलब होता है कि उस समय 100 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ही ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज एट अ नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। और उसमें से औरतों का जो लिटरेसी लेवल था वो और भी कम था, वो था 7%। मतलब 100 औरतों में से सिर्फ 7 ही ऐसी औरत थी जो पढ़ी लिखी थी। तो आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी लो रेट है। तो पहला जो इंडिकेटर था सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर, जो कि है लिटरेसी लेवल, वो दिखाया कि इंडिया का स्थिति काफ़ी बुरा था। अब आगे देखते हैं। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वो क्या तो अवेलेबल ही नहीं थी, और व्हेन अवेलेबल, और जहाँ पर अवेलेबल थी भी, वर हाईली इनएडिक्वेट, वो काफ़ी अपर्याप्त थी। लोगों का इलाज ठीक से हो नहीं पा रहा था वहाँ पर। Consequently, water and airborne diseases were rampant and took a huge toll on life। और इसी के कारण काफ़ी एयर और वाटरबोर्न डिजीजेस अक्सर फैल जाती थी और बहुत सारे लोगों का मौत होता था उसमें। नो वंडर द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई। और इसमें कोई शक का बात नहीं है कि कोई चौंकने वाला बात नहीं है कि मोर्टेलिटी रेट वेरी हाई था। मोर्टेलिटी रेट मतलब एक साल में 1000 लोगों में से कितने लोग मर रहे हैं, उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। सपोज कीजिए अभी 2019 चल रहा है और इसमें 1000 लोग में से मान लीजिए 100 लोग मर गए, तो हम लोग बोलेंगे मोर्टेलिटी रेट क्या है, 100। एंड इन दैट particularly the infant mortality rate was quite alarming, about 218 per 1000 in contrast to the present infant mortality rate of 40 per 1000। और एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी है, वो भी उस समय काफ़ी हाई था। इन्फेंट बोलने का मतलब ऐसा बच्चा जो 1 साल से कम का बच्चों को बोलते हैं इन्फेंट। तो 1 साल से कम का उम्र में ही मरने वाले बच्चे का रेट क्या था उस समय, 218 था। मतलब हर 1000 इन्फेंट में से 218 मर जाते थे 1 साल में। और ये रेट उस टाइम में काफ़ी हाई था। और अभी फ़िलहाल ये रेट क्या है इंडिया में, 40 पर 1000 है। मतलब हर 1000 में से 40 बच्चे ही मरते हैं, लेकिन पहले क्या था, 218 मर जाते थे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी हाई था ये भी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना हाई, मतलब उतना ही देश का कंडीशन बुरा होता है। अब आते हैं अगले इंडिकेटर में, जो कि है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो वेरी लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक बच्चा जो जन्म लिया वो एवरेज कितना साल तक जिएगा, उस साल को हम लोग बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी था आपका 44 ईयर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रेजेंट 68 ईयर्स। मतलब उस समय माना जाता था कि एक बच्चा नॉर्मली 44 ईयर जिएगा और फिर मर जाएगा। और ये अभी रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के अभी कितना हो गया है, फिलहाल प्रेजेंट में 68 ईयर्स हो चुका है। मतलब एक नॉर्मल बच्चा 68 ईयर्स तक जिएगा। In the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of democracy at that time, the extent of poverty, at that time. But there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile of India's population of that time। तो चूँकि रिलायबल डाटा हमारे पास नहीं है, तो पॉवर्टी कितना था उस ज़माने में ये मेज़र करना मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पॉवर्टी जो भी था बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंडिया में था। पॉवर्टी बोले तो गरीबी। तो यही था हमारा जो टॉपिक, ये है डेमोग्राफी के बारे में, यही चीज़ हम लोग जाने। पहला बात तो 2 इंपॉर्टेंट ईयर आपको याद करके रखना है। पहला ईयर था 1881 जब फर्स्ट सेंसस हुआ था, और दूसरा ईयर है आपका 1921 जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ था फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मतलब लोगों का ऑक्यूपेशन कैसा हुआ करता था कॉलोनियल पीरियड में। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स
across different industries and sectors showed little sign of change. तो उस समय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब लोग अलग अलग सेक्टर में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं। आपको पता है नेमली 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मेनली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आते हैं और सेकेंडरी सेक्टर में आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आते हैं और टर्शियरी सेक्टर में आपके सर्विसेज आते हैं। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है यहाँ पर। तो उस समय क्या था, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था। द एग्रीकल्चरल सेक्टर अकाउंटेड फॉर the largest share of workforce, which usually remained at a high of 70 to 75%. तो आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 70 to 75% एम्प्लॉयड थे लोग, while the manufacturing and the services sector accounted for only 10 and 15 to 20% respectively, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में आपके सिर्फ 10% लोग और 15 to 20% लोग सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। तो आप देख पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ था उस समय। तो ये सब डाटा आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन आंसर में लिखने में मदद मिलेगा और क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो के एंड में ही मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको अवेलेबल है ये सब। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। तो पहला हम लोग का पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशन का एक्सपेक्ट क्या देखे हम लोग की एग्रीकल्चर में ज़्यादा ही लोग एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ था और मैन्युफैक्चरिंग कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ था। और एक फीचर है कि रीजनल वेरिएशन काफ़ी देखने को मिला, अलग अलग इलाके में अलग अलग स्ट्रक्चर था। जैसे कि पार्ट्स ऑफ द देन मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें आता है एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, ये सब मद्रास प्रेसिडेंसी के रीजन थे उस समय। और बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस द डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। मतलब इन सब इलाकों में आपको देखने को मिला कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोग थोड़ा कम एम्प्लॉयड थे, विथ अ commensurate इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे इन सब एरिया में। हाउएवर देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन स्टेट सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। और ये जो 3 स्टेट है उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, इन सब में क्या था, एग्रीकल्चर में कुछ ज़्यादा ही लोग एम्प्लॉयड थे इंडस्ट्रीज़ के तुलना में। तो यही था हम लोग ऑक्यूपेशन का 3 फीचर देखे हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। पहला फीचर तो ये आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर था। उसके बाद दूसरा फीचर आपका ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा कम लोग एम्प्लॉयड थे। और तीसरा फीचर आपको याद रखना है कि रीजनल वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा था। मद्रास प्रेसिडेंसी के और बॉम्बे और बंगाल के एरिया के लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर पे थोड़ा कम ही एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंट थे। और बाकी जो 3 स्टेट था उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, यहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज की तुलना में। तो यही था, आज हम लोग 2 टॉपिक ख़त्म किए। पहला था आपका डेमोग्राफिक कंडीशन और दूसरा था आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब जो आगे है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कंक्लूजन है। तो इसको हम लोग पार्ट 4 जो वीडियो आएगा उसमें कर लेंगे। Do self-study at home and stay home, save lives. Thank you very much.